चलिए बच्चों, तो बच्चों अब हम रिवाइज करने जा रहे हैं हमारा सी सीट का इको का चैप्टर नंबर 4। चैप्टर का नाम है बच्चों इंडियन फाइनेंशियल मार्केट। इस चैप्टर में बच्चों हम पढ़ेंगे कि हमारी फाइनेंशियल मार्केट में क्या क्या चीजें कवर होती हैं। राइट, देखिए मेनली आपको अगर ध्यान हो तो हम बच्चों फाइनेंशियल मार्केट में जो है 3 चीजें कवर करेंगे। पहला, बैंक्स। दूसरा, म्यूचुअल फंड। और बच्चों तीसरा, इंश्योरेंस सेक्टर। ये 3 चीजें आपने करनी है। बड़ा ही सिंपल सा चैप्टर है और एग्जाम के लिए रेलेवेंट है। हमेशा की तरह जो भी बच्चों एब्रीवेशन वगैरह हैं जो आपने नोटबुक में लिखी होंगी, अब नहीं लिखी तो बुक में आप देखेंगे, वो सारी इंपॉर्टेंट है। प्लस डेटा को आपने जो है याद रखना है। देखिए फाइनेंशियल सिस्टम हमारे क्रूशियल एलिमेंट है हमारे देश की डेवलपमेंट का। राइट, बेसिकली हाउस होल्ड जो लोग पैसा सेव करते हैं, जो घरेलू लोग होते हैं, उनका पैसा किस तरीके से एक बिजनेस की इन्वेस्टमेंट बनता है, कैसे एक मनी सेवर, कैसे इन्वेस्टर बनता है, वो सारे जो रिसोर्सेज मोबिलाइज होते हैं वो हमारे फाइनेंशियल इकोसिस्टम के थ्रू होते हैं, जिसमें हमारे बैंक्स, म्यूचुअल फंड और फाइनेंस सेक्टर, इंश्योरेंस सेक्टर आता है। राइट, फीचर वगैरह सिंपल है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए जरूरी है, सेविंग इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देता है, सेवर इन्वेस्टर का लिंक है, कैपिटल फॉर्म करने में हेल्प करता है और फाइनेंशियल मार्केट को एक्सपेंड करता है। फाइनेंशियल मार्केट को बच्चों क्या करता है, एक्सपेंड करता है। ठीक है, डेवलपमेंट देखिए सिंपल है, इनकम राइज हो रही है, लोगों की इनकम बढ़ी है, इसलिए डिमांड बढ़ी है। फाइनेंशियल इंक्लूजन आरबीआई ने और ज्यादा बढ़ाया है, आरबीआई ने ज्यादा से ज्यादा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ओपन किए हैं। इंडिया में देखिए, इंडिया में 2025 तक इन्वेस्टमेंट, ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, यूएस डॉलर 1 ट्रिलियन हो जाएगी। क्रेडिट इंश्योरेंस सेक्टर बढ़ रहे हैं, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल पार्टिसिपेशन जो है बढ़ रही है। HNWI जिन लोगों के पास वर्थ ज्यादा है, कैपिटल ज्यादा है, वो मार्केट में लगा रहे हैं। म्यूचुअल फंड की पेनिट्रेशन 5 से 6% है अभी, यानी कि और ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पोस्ट ऑफिस, इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक लॉन्च किया है, फुल फॉर्म याद रखिएगा, हम पेमेंट बैंक में आगे बताएंगे। इसके अलावा चैनल का एक्सपेंशन हो रहा है। महाराष्ट्र ने अपने एक मोबाइल वॉलेट, जैसे बच्चों पेटीएम होता है, महाराष्ट्र ने अपना मोबाइल वॉलेट लॉन्च किया कि आप सरकार के खाते में पैसे डाल सकते हैं, और फर्स्ट ईयर है ऐसा करने वाली। अक्टूबर 2018 में फाइनेंशियल इंक्लूजन लैब ने 11 फिनटेक इनोवेटर सेलेक्ट किए, 11 लोग, 11 इंस्टीट्यूशन जो इनोवेशन में हेल्प करेंगी, जिन्हें प्रमोट करेंगे। IIM अहमदाबाद, भारत इंक्लूजन इनिशिएटिव अलोंग विद JP Morgan, माइकल एंड सुजैल डैन फाउंडेशन, बिल एंड मेलिंडा गेट फाउंडेशन, ये आपने पढ़ भी रखा है, बिल गेट्स की है जो फाउंडेशन। राइट, इसके अलावा बैंकिंग लाइसेंस नहीं है दिए गए हैं, FDI इंश्योरेंस सेक्टर में बढ़ा दी गई है ताकि बाहर की कंपनी आ सकें और इंडिया में इंश्योरेंस सेक्टर में पैसा लगा सकें। बेसिकली बच्चों देखिए, मैं हर चैप्टर में आपको बता रहा हूँ रिवीजन कैसे करें, तो इसमें ना आपने पहले पढ़ना है, पूरा रीड, पूरा चैप्टर करना है। जो इंपोर्टेंट पॉइंट आपको कहे थे उस समय क्लास के समय, ये आज जो कहे जा रहे हैं वो नोट कर लीजिए, प्लस जो एब्रीविएशन है वो जगह पर नोट कर लीजिए, उसके बाद आप क्वेश्चन कीजिए, तो यू विल गेट क्लैरिटी, बेसिकली आपको सब समझ आ जाएगा। ठीक है, की फैसिलिटी रीड कर लेना सिंपली, अगर आप रीड करना चाहो तो बैंकिंग सेक्टर बच्चों स्टार्ट करते हैं। देखिए बैंकिंग, किसी भी देश को चलाने के लिए बैंकिंग का बड़ा योगदान है, बिना बैंकिंग के यू कांट डेवलप। आप इवन आप आज देखेंगे आजकल स्टूडेंट्स के भी बैंक अकाउंट होते हैं, तो बिजनेस तो बिना बैंक अकाउंट के बच्चों सर्वाइव ही नहीं कर पाएगा, ये आप मान के चलिए। तो बैंकिंग इंडस्ट्री कंट्री का कैश और क्रेडिट दोनों संभालती है। अगर बैंक ना हो तो सोचिए किस तरीके से हम काम करेंगे। आपस में पेमेंट लेने देने के लिए, मुझे यहाँ बैठे कहीं दूर पेमेंट ट्रांसफर करनी है तो कैसे ट्रांसफर करूंगा, बाय मोड ऑफ बैंक। तो बैंकिंग बड़ी ही जरूरी है, याद रखिए। और बैंकिंग को रेगुलेट करता है हमारे इंडिया में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, RBI। RBI हमारा एपेक्स बैंक है, जितने भी बैंकिंग के ऊपर कंट्रोल है या बैंकिंग के जो भी लाइसेंसिंग वगैरह है सारे RBI से आपको लेने पड़ते हैं। राइट, क्लासिफिकेशन, बेसिकली बच्चों 4 तरीके के बैंक हमने पढ़ने हैं। कितने तरीके के, 4 तरीके के। प्राइवेट पब्लिक बाद में आएंगे, इसी के अंदर ही आ जाएंगे।
बट ब्रॉडली हम 4 तरीके के बैंक में बांटेंगे इनको। मेनली आपके जितने भी बैंक हैं सारे आएंगे कमर्शियल बैंक्स में। देन छोटे मोटे फाइनेंस के लिए बैंक बनाए गए हैं स्मॉल फाइनेंस बैंक। देन जैसे ऊपर आपने पढ़ा था भी इंडियन पोस्ट ऑफिस बैंक, वैसे हमारे पेमेंट बैंक है जैसे पेटीएम है, और इसके अलावा हमारे कोऑपरेटिव बैंक हैं। ये भी छोटे लेवल की बैंकिंग में आते हैं। तो 4 तरीके के बैंक इनिशियली आपको बताए गए, कमर्शियल बैंक, स्मॉल फाइनेंस बैंक, पेमेंट्स बैंक्स एंड कोऑपरेटिव बैंक्स, राइट। देखिए कमर्शियल बैंक, स्मॉल फाइनेंस, पेमेंट, कोऑपरेटिव। कमर्शियल बैंक बच्चों, कमर्शियल बैंक के 2 पार्ट होते हैं, कमर्शियल बैंक के 4 पार्ट हैं आगे, पब्लिक बैंक, प्राइवेट बैंक, फॉरेन बैंक एंड रीजनल रूरल बैंक। तो हम डालना चाहें यहाँ पे डाल सकते हैं। वैसे ही चार्ट ऑलरेडी आपने बना रखे होंगे, फिर भी मैं बनवा देता हूं आपको, ये ऑलरेडी आपने बना रखे होंगे। प्राइवेट बैंक, पब्लिक बैंक, फॉरेन बैंक और आरआरबी, रीजनल रूरल बैंक। एक क्वेश्चन में इनफैक्ट आपको एमसीक्यू दिखा होगा रीजनल रूरल बैंक किसके अंडर आते हैं, तो हमने कहा था रीजनल रूरल बैंक जो होते हैं कमर्शियल बैंक के अंडर आते हैं, राइट। तो ये सारी चीजें हमने पढ़नी है इस तरीके से। देखिए कमर्शियल बैंक को आप प्राइवेट, पब्लिक, फॉरेन में बांट सकते हो, और कोऑपरेटिव बैंक को अर्बन रूरल में बांट सकते हो, राइट। चलिए कमर्शियल बैंक भी बच्चों एक एक्ट बनाया गया, एक्ट का नाम याद रखिए, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 में कवर होते हैं, और इनका बिजनेस मॉडल है प्रॉफिट कमाना। कमर्शियल मतलब कमर्शियल एक्टिविटी करना, प्रॉफिट कमाना। इनके प्राइमरी फंक्शन होते हैं बच्चों, डिपॉजिट एक्सेप्ट करते हैं और लोगों को लोन देते हैं। मेनली 2 काम करते हैं, आम जनता से पैसे लेते हैं और पैसे देते हैं। पब्लिक सेक्टर बैंक में बच्चों ज्यादातर नेशनलाइज्ड बैंक हैं, और इंडिया का 75% से ज्यादा बैंकिंग इन्हीं पब्लिक बैंक के थ्रू होता है, राइट। मेजोरिटी ऑफ स्टेक जो पब्लिक बैंक का होता है वो भारत सरकार का होता है। किसका होता है? भारत सरकार का, राइट। तो देश का 75% से ज्यादा बिजनेस बच्चों पब्लिक बैंक से होता है। प्राइवेट सेक्टर बैंक वो होते हैं जो जिसमें मेजोरिटी स्टॉक प्राइवेट शेयर होल्डर्स का होता है, मगर ये भी आरबीआई के रूल से कवर होते हैं। तो ये पब्लिक हो गया, ये प्राइवेट हो गया। फॉरेन बैंक वो होता है जिसका हेडक्वार्टर फॉरेन कंट्री में होता है, इंडिया से बाहर, मगर ऑपरेट हमारे यहाँ पे करता है एज ए प्राइवेट एंटिटी। ये इनको भी अपने देश की रेगुलेशन भी फॉलो करनी पड़ती है, एज वेल एज आरबीआई की भी। मतलब जिस देश को बिलोंग करते हैं उनको भी फॉलो करेंगे, जिस देश में काम करते हैं उस देश को भी फॉलो करेंगे। देन रीजनल रूरल बैंक, आरआरबी बच्चों रीजनल लेवल के हैं, रूरल मतलब ग्रामीण एरिया में है। इनका मेन ऑब्जेक्टिव होता है क्रेडिट देना वीकर सेक्शन को, गांव में जो गरीब सेक्शन है, एग्रीकल्चर सेक्शन है, फार्मर है, उन सबको देना, राइट। और ये रीजनल लेवल पे मतलब अलग अलग छोटे छोटे एरियाज में होते हैं। तो प्राइवेट बैंक, पब्लिक बैंक, रीजनल रूरल बैंक एंड फॉरेन बैंक। देन बच्चों स्मॉल फाइनेंस बैंक, उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक, आपको याद होगा आपकी नोटबुक में, बच्चों बुक में नहीं था, मैंने नोटबुक में आपको स्मॉल फाइनेंस बैंक की पूरी लिस्ट लिखवा रखी है, तो आप वहां से प्लीज चेक करेंगे उसको। 2-4 नाम याद कर लीजिए, इंस्टीट्यूट बाय चांस एमसीक्यू में एग्जांपल उसके पूछ ले तो, ठीक है। ये नीश बैंकिंग सेक्टर, नीश मतलब सिलेक्टेड सेक्टर को करता है, ये छोटे छोटे सोसाइटी का वो एरिया जिसको जनरली बड़े बड़े बैंक कंसीडर नहीं करते, उनको बच्चों लोन वगैरह प्रोवाइड करता है। एग्जांपल है उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक, आप लिख सकते हैं। इसमें माइक्रो स्मॉल इंडस्ट्री आती है बच्चों, मार्जिनल छोटे मोटे फार्मर आते हैं, अनऑर्गेनाइज सेक्टर आता है, छोटे मोटे बिजनेस आते हैं। हाँ, इनको भी लाइसेंस बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के तहत मिलता है बच्चों। ये एक्ट याद रखिएगा, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949, बट उसका सेक्शन नंबर याद रखिएगा 22। ये सिर्फ स्मॉल फाइनेंस बैंक का सेक्शन है, किसका? स्मॉल फाइनेंस बैंक का। और फर्दर आरबीआई और फेमा आपको पता है फुल फॉर्म लिखी होगी आपने, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट से कवर होते हैं। थर्ड पेमेंट बैंक बच्चों रीजनली न्यू मॉडल है हमारी इकोनॉमी में। पहले देखिए एटीएम का जमाना है, फिर क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड का जमाना आया, तो आजकल नेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग के बाद आगे पेमेंट बैंक। अब आप वॉलेट होते हैं एक तरीके के जिनसे आप पेमेंट कर सकते हैं। इंडिया में इंडियन पोस्ट, फिनो, पेटीएम, एयरटेल, ये इंपोर्टेंट है, हमने आपको और भी लिस्ट दिखाई थी, याद रखिए। एंड बच्चों देन कोऑपरेटिव बैंक बच्चों आपको ध्यान होगा मैंने बनवाया भी था, फिर भी बताया था। कोऑपरेटिव के 2 पार्ट होते हैं, एक होते हैं अर्बन कोऑपरेटिव
एक होता है रूरल कोऑपरेटिव। अर्बन मतलब जो शहरी इलाके में है, रूरल मतलब जो ग्रामीण एरिया में। जो अर्बन कोऑपरेटिव बच्चों शहर का कोऑपरेटिव है वो प्राइमरी कोऑपरेटिव बैंक है। जो अर्बन या सेमी अर्बन, या तो पूरा शहर है या सेमी मतलब ना तो पूरा गांव है ना पूरा शहर है। मेन मुद्दा क्या है कि ये बैंक की एंटिटी होती है कोऑपरेटिव सोसाइटी। ये कोऑपरेटिव सोसाइटी की फॉर्म में करते हैं, स्मॉल बोरोवर्स को स्मॉल बिजनेस को लोन देते हैं, सिंपल है। और ऐसे स्टेट कोऑपरेटिव होते हैं। इसके अलावा जैसे रूरल वाले तो रूरल में करोगे, स्टेट वाले अगर जो स्टेट लेवल पे होते हैं और वो स्टेट्स को स्टेट में लोन देते हैं, जैसे मल्टी स्टेट हो गया, हरियाणा का अलग हो गया, पंजाब का अलग हो गया। तो इस तरीके की बैंकिंग सिस्टम होता है। अभी हम प्राइवेट पब्लिक में और डिटेल में थोड़ी आगे जाएंगे लास्ट में, ठीक है। तो पहला हमारा पहला सेक्टर बच्चों जो है इंपॉर्टेंट है बैंकिंग सेक्टर। सेकंड आपको याद हो मैंने चार्ट में लिखा था म्यूचुअल फंड। बच्चों म्यूचुअल फंड क्या होता है? म्यूचुअल फंड होता है फंड ऑफ फंड्स, जहां पर एक वेल एस्टेब्लिश कंपनी which is promoted by, which is managed by the professional people. Their professional people they manage your money. Basically वो आपका पैसा किसी एक जगह पर नहीं लगाते, अलग अलग इन्वेस्टमेंट में, अलग अलग कंपनीज में, अलग अलग शेयर डिबेंचर्स में लगाते हैं। बिकॉज देयर इज अ कंसेप्ट, याद कीजिए, डोंट पुट योर ऑल एग्स इन सेम बास्केट। आप सभी के सभी एग्स एक बास्केट में नहीं डालेंगे। एक अंडा खराब हो तो सारे अंडे खराब हो जाएंगे। तो यू डोंट नीड टू पुट योर ऑल एग्स इन सेम बास्केट। पैसा अलग अलग जगह लगाइए ताकि एक जगह पर रिस्क भी हो जाए तो बाकी जगह सारी सुरक्षित रहें। म्यूचुअल फंड एक इन्वेस्टमेंट सिक्योरिटी है जो इन्वेस्टर को कहती है कि आप अपना मनी पूल कीजिए, इकट्ठा कीजिए, और वो हम डाइवर्सिफाई आगे कर देंगे। ये स्टॉक्स में, बॉन्ड्स में, कैश में और या फिर उनके कॉम्बिनेशन में लगाते हैं। अब देखिए ये ना अलग अलग फेज दे रखे हैं, मैंने आपको कराए थे फेज ये। अभी आपको पढ़ना पड़ेगा। एक तो ईयर याद रखिए, फर्स्ट फेज आया 1964 से 1987। 1964 से 1987 इसमें मेन याद रखिए कि सबसे पहला आया यूटीआई के द्वारा, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया। 1963 में यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया ने पहला म्यूचुअल फंड बनाया था, ठीक है, आरबीआई से लाइसेंस लेके। यूटीआई बाद में आरबीआई से डीलिंक हो गया और आईडीबीआई आ गया जिसने आरबीआई के साथ कंट्रोल कर लिया। यूटीआई के द्वारा लॉन्च की पहली स्कीम का याद रखेंगे यूएस 64। ये इंपॉर्टेंट है, जो पहली चीज होती है ना, कोई चीज नहीं आई है, जो सबसे पहले है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। यूएस 64 राइट। और इनका एयूएम फुल फॉर्म है एसेट अंडर मैनेजमेंट था 6700 करोड़ रुपए फर्स्ट फेज में। तो आपसे पूछा है म्यूचुअल फंड के फर्स्ट फेज में कितना पैसा? 6700 करोड़। सेकंड फेज 1987 से 1993 में आया। इसमें बच्चों पब्लिक सेक्टर बैंक के साथ एलआईसी लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जीआईसी जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, ये आगे। फिर सेबी ने अपना नॉन यूटीआई म्यूचुअल फंड निकाला इस तरीके से। कैनरा बैंक ने कैन बैंक निकाला, पंजाब बैंक ने अपना निकाला, इंडियन ने अपना निकाला, राइट। तो ये लास्ट में होगा 47,004 करोड़। देखिए बच्चों मैं आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट करा रहा हूं रिवीजन में, मतलब इसका मतलब नहीं कि आप स्किप कर देंगे, आपको एक बार सारा रीड करना है। पर जो मैं आपको कह रहा हूं वो आप बिल्कुल स्किप नहीं कर सकते, बाकी फिर भी कर सकते हैं, मगर मैं सजेस्ट करूंगा डोंट स्किप एनीथिंग। थर्ड फेज 1993 से 2003 में आया बच्चों। इसमें प्राइवेट प्लेयर भी आ गए, मेनली सेबी का म्यूचुअल फंड रेगुलेशन है, क्योंकि 1992 में सेबी आ गई, सेबी सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तो सेबी ने इनको रेगुलेट करना शुरू कर दिया। सेबी से पहले बड़ी सारी गलतियां होती थी, बड़े सारे फ्रॉड होते थे, सेबी इसको काफी हद तक कंट्रोल किया और लास्ट में जाकर देखिए एयूएम हो गया 44,541 करोड़, 44,541 करोड़। थर्ड फेज आया 2003 से 2014 तक। इसमें देखिए एक यूटीआई ने अपनी स्पेशल अंडरटेकिंग बना दी, स्पेशल अंडरटेकिंग ऑफ यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, एसयूयूटीआई, राइट। और देखिए एयूएम बढ़ता गया इस तरीके से आगे बढ़िया चलता रहा। और फिफ्थ आया मई 2014 से आज तक, सिंस मई 14 चल रहा है। वी आर वर्किंग 10 ट्रिलियन जो है माइलस्टोन क्रॉस कर चुका था, अब ये इस तरीके से चल रही है। 2016 में 15 लाख करोड़ क्रॉस कर चुकी थी, तो डिस्ट्रीब्यूटर नए आए, नए लाइसेंसिंग दिए गए, सारी बातें रीड कीजिएगा। अब जमाना आ गया सिप का, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। पहले म्यूचुअल फंड में पैसा इकट्ठा लगाया जाता था, अब हर महीने आपकी अकाउंट से इंस्टॉलमेंट किस्तें कटती हैं और वो पैसा म्यूचुअल फंड में सेव होता है, उसको कहते हैं सिप। क्या कहते हैं? सिप। और सिप में आप देखिए ईच मंथ हमारे यहाँ पे सिप में 3500 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए जाते हैं, हर महीने 3500 करोड़ रुपए ऐसा है जो कि म्यूचुअल फंड में सिप के द्वारा इन्वेस्ट किया जाता है, राइट। तो दिस इज म्यूचुअल फंड, इसमें इतना ज्यादा कंटेंट नहीं है, राइट। तो पहला बैंक, दूसरा म्यूचुअल फंड। तीसरा बच्चों इंश्योरेंस सेक्टर। इंश्योरेंस सेक्टर आप लोगों ने होपफुली आपने इंश्योरेंस करवा रखा होगा, लाइफ इंश्योरेंस, जनरल इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, गाड़ी का इंश्योरेंस, बाइक का इंश्योरेंस, एवरीथिंग एंड एवरीबॉडी कैन गेट इंश्योर्ड। याद रखिए इंश्योरेंस का मतलब है कि एक एजेंसी आपकी सुरक्षा की जिम्मेवारी लेती है, अगर आपको कुछ हो गया या आपकी किसी चीज को कुछ हो गया तो वो चीज के बदले आपको पेमेंट करेगी कुछ, उसके लिए आप प्रीमियम भरते हैं। इंडिया में 57 इंश्योरेंस कंपनी है, जिसमें से 24 जो है लाइफ की है, 33 नॉन लाइफ की है। लाइफ में सबसे बड़ी लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी है, ध्यान रखिए। और इसके अलावा एक री इंश्योरेंस है जो इंश्योरेंस वालों का इंश्योरेंस करती है, दैट इज जीआईसी, जनरल इंश्योरेंस कंपनी ऑफ जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। मार्केट स्टेक, देखिए इंश्योरेंस धीरे धीरे हमारे यहाँ पे बड़ा है, इसको सिर्फ पढ़ लीजिएगा और ज्यादा कुछ नहीं है। गवर्नमेंट इनिशिएटिव, देखिए
गवर्नमेंट इनिशिएटिव आपके लिए न्यू है, ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकता है। सितंबर 2018 में नेशनल हेल्थ प्रोटेक्शन स्कीम शुरू की गवर्नमेंट की, आयुष्मान भारत योजना, जिसमें कहा गया कि 5 लाख तक का इंश्योरेंस दिया जाएगा 100 मिलियन से ज्यादा फैमिली को, 100 मिलियन से ज्यादा फैमिली को। इससे क्या होगा, हेल्थ इंश्योरेंस इंडिया में बढ़ जाएगा 34 से ज्यादा 50% हो जाएगा, 34 से 50% हो जाएगा। इसके अलावा 2017-18 में एक प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, जो फार्मर्स है उनकी फसल, उनकी क्रॉप्स के लिए इंश्योरेंस निकाला गया था, इसमें 47.9 मिलियन फार्मर्स कवर हुए थे। इसके अलावा बच्चों इंश्योरेंस की एक अथॉरिटी है IRDAI, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, IRDAI, जो कि कंट्रोल करती है। इन्होंने IPO निकाला है, इनिशियल पब्लिक ऑफर, कि इंश्योरेंस कंपनी चाहे तो अपना इनिशियल पब्लिक ऑफर निकाल कर भी शेयर्स इन्वेस्ट करवा सकती है। IRDAI ने कहा है कि आप इसके अलावा एडिशनल 10% और इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं टीयर 1 में। अलग अलग टीयर्स होते हैं हमारे इन्वेस्टमेंट के। ये बच्चों इवेंट्स हैं, ठीक है। पहला आया 1956 से 72, सभी कंपनी को मर्ज करके LIC बना दी गई। बाकी रीड करनी है, देखिए ये इंपॉर्टेंट है। IRDAI LIC GIC एक्ट पास किए गए, IRDAI को स्टैच्यू अथॉरिटी बना दिया गया। IRDAI वो अथॉरिटी जो पूरे देश में इंश्योरेंस की सभी कंपनीज को या बच्चों रेगुलेट करेगी, राइट। फिर 2000 से 2014 अब प्राइवेट प्लेयर को बढ़ावा दिया गया, 46 हो गए हमारे देश में। अच्छा 2015 ये इंपॉर्टेंट है बिकॉज इसमें गवर्नमेंट ने काम किया है। 2015 में गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस की प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, इसके अलावा अटल पेंशन योजना और हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम की, राइट। 2017 के बाद आपको पता है आयुष्मान भारत आ गया है और इस तरीके से काम चल रहा है। तो इंश्योरेंस कंपनी की इवन लाइफ इंश्योरेंस, नॉन लाइफ इंश्योरेंस, बच्चों इन सब की लिस्ट मैंने आपको नोटबुक पे करा रखी है, आप याद कीजिए, आप नोटबुक में अपनी चेक कर सकते हैं। मैं नहीं कह रहा आपको सारी की सारी क्रैम करनी है, आप 2-4 नाम पढ़िए ताकि एग्जाम में बाय चांस अगर आए तो यू शुड नो कि क्या नाम दिया हुआ है और वो कौन सी कंपनी का है, राइट। नोटेबल ट्रेंड्स इसको पढ़ लीजिएगा बच्चों, सिंपल। 18 में जैसे ई कॉमर्स इंश्योरेंस आया, फ्लिपकार्ट ने इंश्योरेंस कंपनी में आया बजाज एलियंस के साथ टाई अप करके, इस तरीके से HDFC एर्गो आ गया, ये सारी कंपनी है, इनको रीड कीजिएगा। तो यानी कि ऑनलाइन भी इंश्योरेंस चल रहे हैं, आप देखेंगे बड़ी बड़ी वेबसाइट्स भी हैं, पॉलिसी बाजार ऑनलाइन आपको इंश्योरेंस बेचती है, हर इंश्योरेंस कंपनी का एक अपना ऑनलाइन पोर्टल होता है। तो धीरे धीरे जमाना जब ऑनलाइन की तरफ शिफ्ट हो रहा है तो इंश्योरेंस कंपनीज आर आल्सो गेटिंग इनटू दैट पर्टिकुलर एरिया, राइट। 3 हो गए बच्चों, बैंक, इंश्योरेंस कंपनी और क्या हो गया, म्यूचुअल फंड। बैंक, म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस कंपनी, ठीक है। ज्यादा बच्चों बैंक्स में आगे बढ़ते हैं, पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर बैंक, बड़ा इंपॉर्टेंट है, काफी डिटेल में। पब्लिक सेक्टर बैंक देखिए बच्चों, आपको पता है पब्लिक सेक्टर बैंक हम पढ़ चुके हैं, जिसमें मेजोरिटी ऑफ जो स्टेक होता है गवर्नमेंट का होता है। इसकी हिस्ट्री जाननी बड़ी जरूरी है। इंडिया में ब्रिटिश एरा में ही पब्लिक बैंक बन चुके थे। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने 3 बैंक बनाए थे, बैंक ऑफ बंगाल 1809 में, बैंक ऑफ बंगाल 1840 में और बैंक ऑफ मद्रास 1843 में। इन तीनों बैंक को बाद में मर्ज करके इंपीरियल बैंक बना दिया गया और इंपीरियल बैंक का बाद में नाम होगा 1955 में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, SBI। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया 1935 में बनाया गया, जिसके बाद पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, कैनरा, इंडियन बैंक बनाए गए जुलाई 1969। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डेटा बच्चों, इसके आगे लिख लीजिए इंपॉर्टेंट, जुलाई 19 इंपॉर्टेंट है 1969। इस दिन सभी बैंक को नेशनलाइज किया गया इंडियन हिस्ट्री में। 14 मेजर शेड्यूल बैंक को नेशनलाइज किया गया, जिनके पास 50 करोड़ से ऊपर का डिपॉजिट है। क्वेश्चन आता है कितने ऊपर से डिपॉजिट था, 50 करोड़ से ऊपर का। ये 14 बैंक थे बच्चों, इनके नाम याद करने हैं, यस याद करने हैं। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, देना बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, सिंडिकेट बैंक, कैनरा बैंक, इंडियन ओवरसीज इंडियन बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, यूनियन इंडिया, इलाहाबाद, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, यूको बैंक एंड बैंक ऑफ इंडिया। इसके बाद कुछ प्राइवेट बैंक जो है बड़े ज्यादा गवर्नेंस के मामले में पीछे चल रहे थे, मतलब प्राइवेट बैंक को मैनेज नहीं किया जाता, इसलिए उनका भी नेशनलाइज किया गया। 6 और बैंक नेशनलाइज कर दिए गए सेकंड में, पहले 14 किए फिर 6 और कर दिए। आंध्रा बैंक, कॉर्पोरेशन बैंक, न्यू बैंक ऑफ इंडिया, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, पंजाब एंड सिंध बैंक, विजया बैंक, जिनकी लायबिलिटी थी 200 करोड़ या उससे ज्यादा, राइट। अब इससे क्या हुआ, जब ये नेशनलाइज हो गए तो टोटल बैंक हो गए हमारे यहाँ पे 1980 में 28 हमारे पब्लिक सेक्टर बैंक हो गए। पब्लिक सेक्टर बैंक का बच्चों बड़ा ही योगदान है। देखिए आज भी चाहे प्राइवेट बैंक की एफिशिएंसी आप कुछ केसेस में कह सकते हैं पब्लिक से अच्छा है, मगर प्राइवेट कहीं ना कहीं प्रायोरिटी सेक्टर को इग्नोर करता है, एग्रीकल्चर को, स्मॉल लोगों को, छोटे व्यापारी को लोन देता है पब्लिक सेक्टर बैंक। कौन देता है, पब्लिक सेक्टर बैंक, राइट। बाकी इसको पढ़िएगा, सिंपल 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 सिंपल, इसको रीड कीजिए रीड कीजिए रीड कीजिए रीड कीजिए। एक ये फुल फॉर्म देखिए, कासा करंट अकाउंट सेविंग अकाउंट। अब देखिए यहां पर ये इंपॉर्टेंट है, ये लेटेस्ट अमेंडमेंट है, ये करंट अफेयर में पूछी जा सकती है।
कि एक मेगा मर्जर किया गया, बैंक्स को मर्ज किया गया, पीएनबी को मर्ज किया गया ओबीसी और यूनाइटेड बैंक के साथ, राइट। और नई बनेगी पंजाब नेशनल बैंक। टेबल भी नीचे मैं आपको दिखाऊंगा। ये इंडिया का सेकंड लार्जेस्ट बैंक बन जाएगा, जिसके पास 11,437 ब्रांचेज होंगे बच्चों। सेकंड मर्जर अनाउंस किया गया कैनरा बैंक और सिंडिकेट बैंक का, जो फोर्थ लार्जेस्ट बैंक बनेगा, राइट। और फिर एक किया गया बच्चों इंडियन बैंक और इलाहाबाद बैंक का। ये सारे हैं, इसको मैं दिखाता हूं आपको एक टेबल। हमने आपको करंट अफेयर में एक टेबल दिखाया होगा, यस करंट अफेयर में दिखाया होगा, उसमें देखिएगा, उस टेबल को देखिएगा, उसमें बता रखा है कौन सा बैंक किसमें मर्ज हो रहा है। इवन मैं आपको करंट अफेयर की रिवीजन में आपको बेसिक शॉर्ट नोट्स दूंगा, उसके अंदर भी गिवन है कौन सा बैंक मर्ज होकर क्या हो रहा है और वो कौन से नंबर का बैंक बन रहा है। इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों। देन प्राइवेट सेक्टर, जहां पे मोस्टली कैपिटल प्राइवेट हाउसेस की होती है। देखिए आज की डेट में प्राइवेट सेक्टर भी उतना ही कंधे से कंधा मिलाते हैं जितना पब्लिक बैंक है। फिर भी आपको जान के बड़ी हैरानी होगी, इंडिया का सबसे बड़ा बैंक है, अगर मैं प्राइवेट पब्लिक मर्ज करके पूछूं आपसे इंडिया का सबसे बड़ा बैंक, द आंसर विल बी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एसबीआई। और प्राइवेट सेक्टर बात करूं, इट विल बी एचडीएफसी। देखिए ये ओल्ड प्राइवेट सेक्टर बैंक है जो पहले से है, कैथोलिक सिटी, यूनियन, धनलक्ष्मी, फेडरल, जम्मू कश्मीर, कर्नाटका, करूर वैसा, लक्ष्मी विलास, एटसेट्रा एटसेट्रा। न्यू देखिए एक्सिस, डीसीबी, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, इंडसइंड, कोटक, यस, आईडीएफसी, बंधन बैंक। ये आप लोगों ने पढ़े होंगे, राइट। इसमें स्मॉल प्राइवेट बैंक्स भी हैं जो बच्चों स्मॉल फाइनेंस बैंक की कैटेगरी में भी आ सकते हैं अगर आना चाहें तो। उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस, जनफोन, इक्विटा, एयू, कैपिटल फाइनेंस, ये सारे आपने इन सबके नाम पढ़े होंगे, अगर नहीं पढ़े तो प्लीज पढ़िए, ठीक है। तो इस तरीके से आपने बैंकिंग सेक्टर पूरा पढ़ना है। और यकीन मानिए बच्चों इस चैप्टर में से मैं आपको बताऊं सबसे ज्यादा क्वेश्चन आएंगे बैंक के, उसके बाद कोई आएगा तो इंश्योरेंस का, उसके बाद कोई आएगा तो म्यूचुअल फंड का। तो बैंकिंग हमारे लिए उतना ही रेलेवेंट है, बहुत ज्यादा जितना चैप्टर रेलेवेंट होता है, ठीक है। देखिए बैंक्स में आगे आते हैं आईडीबी, इंडियन डेवलपमेंट बैंक। अब आप कहेंगे सर ये क्या होते हैं। देखिए बच्चों कमर्शियल बैंक सारे काम करता है, लेता है लोन, देता है सब काम, लेकिन वो कहीं ना कहीं मेन सेक्टर को डेवलप करने से रोक देता है। उसको बड़े सारे प्रोडक्ट बेचने हैं, इंश्योरेंस भी बेचता है बैंक आज के डेट में। तो इसलिए सरकार ने कुछ स्पेशल डेवलपमेंट के लिए बैंक बनाए, एआईडीबी, इंडियन डेवलपमेंट बैंक। इनका एरिया स्पेशलाइज्ड डेवलपमेंट करना, और कई बार ये कस्टमर को डायरेक्ट लोन नहीं देते, ये बाकी बैंक्स को लोन देते हैं ताकि वो कस्टमर को लोन दे सके, ठीक है। देखिए फीचर्स, जनरली ये मीडियम लॉन्ग टर्म फाइनेंस देते हैं, ये प्रोजेक्ट ओरिएंटेड है, सिक्योरिटी ओरिएंटेड है। आप क्या गिरवी रखते हैं वो मैटर नहीं करता, आपका प्रोजेक्ट क्या है, आप किस चीज के लिए पैसा चाहते हैं वो मैटर करता है। और ये आपके प्रोग्रेस पार्टनर हैं, आपके प्रोग्रेस में पार्टनर हैं, आपको गाइड करेंगे, सुपरवाइज करेंगे, एडवाइस करेंगे। और ये इक्विटी की फॉर्म में और डेब्ट की फॉर्म में, मतलब शेयर की फॉर्म में और डिवेंचर की फॉर्म में, दोनों ही फॉर्म में आपको लोन देते हैं। सबसे पहला सबसे इंपोर्टेंट आईएफसीआई, इंडस्ट्रियल फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। नाम ही क्या है, इंडस्ट्रियल फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन, जो कि इंडस्ट्री के लिए फाइनेंस करेगा, जो कि इंडस्ट्री के लिए बच्चों क्या करेगा, फाइनेंस। आईएफसीआई सेटअप किया गया आईएफसी एक्ट में जुलाई 1, 1948 को। 1993 में इसको कन्वर्ट कर दिया गया पब्लिक लिमिटेड में। पहले लिमिटेड था, पहले प्राइवेट लिमिटेड था, बाद में पब्लिक लिमिटेड कर दिया गया। आईएफएससी को बाद में आईएफएससी लिमिटेड बना दिया गया। इसका ऑब्जेक्ट क्या है, ये मीडियम लॉन्ग टर्म क्रेडिट देता है लोगों को मतलब इंडस्ट्री के। सिंपल पढ़िएगा इसको, फंक्शन भी इसके पढ़िएगा। स्कीम्स देख लीजिए, ये इक्विपमेंट के लिए लोन देता है, ये सप्लायर क्रेडिट देता है, बायर क्रेडिट देता है। इनके सिर्फ नाम याद रखने हैं। दूसरा आईडीबीआई, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, ये भी इंडस्ट्री के लिए बनाया गया। डेट याद रखिएगा जुलाई 1, 1964 को। बाद में इसका एक्ट बनाया गया इंडियन डेवलपमेंट एक्ट 1964। ये बच्चों सारे रीड करने हैं आपने, सारे रीड करने हैं। सर रीड करने में कुछ मुश्किल नहीं है, सिर्फ रीड कीजिए। जब मैं बोलता हूँ रीड करने हैं तो मैं बोलता हूँ उसको याद नहीं करना, उसको सिर्फ इतना पढ़ना है कि 2 बार पढ़ा जा सके, ताकि क्वेश्चन आए तो क्वेश्चन सेटअप हो सके। बच्चों देखिए क्वेश्चन में से मुश्किल नहीं आएगा अगर आपने रीड कर रखा है। अगर आपने यकीन मानिए रीड कर रखा है तो क्वेश्चन नोक कर जाएगा। हाँ आपने बिल्कुल नहीं पढ़ा बच्चों, फिर मैं कुछ नहीं कह सकता, फिर तो क्वेश्चन आपको नहीं आएगा, ठीक है। देखिए जब भी आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करें उससे पहले मैं आपको इसलिए रिवीजन कराऊं ताकि आप क्वेश्चन जब अटेम्प्ट करेंगे, एग्जाम भी जब अटेम्प्ट करेंगे, सारा कुछ याद रहेगा, सारा कुछ। सिडबी थर्ड पॉइंट बच्चों, आईडीबीआई का ही पार्ट है ये, आई के आगे एस लगा दिया। देखिए स्पेशल एक्ट बनाया गया, ये होली ओन सब्सिडरी है सिडबी की। होली ओन मतलब सारे 100% शेयर जो है इसके अंदर आईडीबीआई के हैं। अप्रैल 2, 1990 में बनाई गई। 1992 में आईडीबीआई ने 4000 करोड़ रुपए सिर्फ स्मॉल सेक्टर के लिए। देखिए आईडीबीआई था इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक, या स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक। इंडिया में छोटी बड़ी सभी इंडस्ट्रियां, तो 4000 करोड़ रुपए आईडीबीआई ने सीडबी को दिए, भैया आप स्मॉल इंडस्ट्री पे लगाइए। तो ये एडमिनिस्ट्रेट करती है स्मॉल इंडस्ट्री के लोन। सीडबी अमेंडमेंट एक्ट आया था 2000 में, ठीक है। इसके वही ऑब्जेक्टिव पढ़िएगा। देन बच्चों एक्सिम, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया, ये मेनली एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का काम करता है। ये उन लोगों को लोन देता है जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड या इंपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट्स होते हैं, और जनरली एक्सपोर्ट से रिलेटेड ये काम करता है, ध्यान रखिए। जनवरी 1992 में बनाया था। सिंपली ये देखिए क्रेडिट, ये प्री शिपमेंट क्रेडिट, आप सामान बाहर भेजते हैं उससे पहले लोन देता है। सप्लायर क्रेडिट, कंसल्टेंसी चार्ज का क्रेडिट, प्रोजेक्ट का क्रेडिट, ओवरसीज क्रेडिट, सब हर चीज का क्रेडिट प्रोवाइड करता है। प्रोजेक्ट फाइनेंस, ये सारी चीजें।
देन बच्चों नाबार्ड, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, इसके नाम में क्या है, ये या तो एग्रीकल्चर को लोन देता है या रूरल को, ग्रामीण क्षेत्रों में लोन देता है और सिर्फ एग्रीकल्चर सेक्टर को लोन देता है। सिंपल सिंपल पढ़िएगा इसको, ठीक है। देन बच्चों एनबीएफसी, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन, ये बैंक नहीं होती मगर बैंक की तरह काम करती है, ये लोन देती है, एडवांस देती है, शेयर एक्वायर करती है, लीज करती है, हायर परचेज करती है, इंश्योरेंस करती है, चिट बिजनेस करती है, मगर एग्रीकल्चर काम नहीं करती, इंडस्ट्री काम नहीं करती, गुड्स परचेज नहीं करती, सिर्फ सिक्योरिटीज परचेज करती है और सर्विसेज नहीं देती इमूवेबल प्रॉपर्टी की, राइट। एक होता है रेसिडुअरी एनबीएफसी, जो कि जिसका मेन काम है डिपॉजिट लेना। देखिए एनबीएफसी जनरली पब्लिक से डिपॉजिट नहीं लेती, अगर एनबीएफसी पब्लिक से डिपॉजिट भी लेने लग जाए तो उसे रेसिडुअरी एनबीएफसी कहेंगे। रेसिडुअरी एनबीएफसी जिसका प्रिंसिपल बिजनेस है, प्रिंसिपल बिजनेस का मतलब या तो उसकी फाइनेंशियल एसेट्स का 50% से ज्यादा, टोटल एसेट्स का 50% से ज्यादा फाइनेंशियल एसेट्स का हो, टोटल इनकम का 50% से ज्यादा फाइनेंशियल इनकम का, फाइनेंस की इनकम का हो। ये बच्चों इसके टाइप्स हैं, डिफरेंस पढ़ लीजिएगा, टाइप्स मैंने आपको बताए थे, रीड करने के लिए अगर आपने नहीं करे तो दोबारा कर लीजिएगा, मैं एक बार बता देता हूं आपको फिर भी शॉर्ट में। बच्चों असेट फाइनेंस कंपनी जो असेट्स वगैरह की लोन देती है, आपने बाइक खरीदनी है लोन दे देगी, मशीन लेनी है। इन्वेस्टमेंट कंपनी जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जिसका प्रिंसिपल बिजनेस है शेयर्स वगैरह एक्वायर करना, इन्वेस्टमेंट करती है। लोन कंपनी जो हर तरह के लोन देती है आपको। इंफ्रास्ट्रक्चर जो इंफ्रा बनाते हैं बच्चों, सड़कें पुल वगैरह बनाते हैं उनको फाइनेंस करेंगे, ये 300 करोड़ से ज्यादा कैपिटल बनती है और उसका 75% इंफ्रास्ट्रक्चर में जाता है। सिस्टमेटिकली इंपोर्टेंट को इन्वेस्टमेंट CIC एंड DSI, ये इसको पढ़िएगा, ये उनको मिलती है जिनकी असेट 100 करोड़ से ऊपर, 90% ये डेप्ट में देती हैं और 60% इक्विटी में देती हैं, इस तरीके से। इंफ्रास्ट्रक्चर डेप फंड एनबीएफसी जो डेप वगैरह में देती हैं। माइक्रो छोटे लोन जो छोटे लोन के लिए बनाई जाती हैं, इनके लोन का अमाउंट बच्चों एक बारी में 50,000 से ज्यादा और टोटल 1 लाख से ज्यादा नहीं हो सकता, ये आपको 1 लाख से ज्यादा का लोन नहीं देगी, इनकी लिमिट है। रूरल एरिया में 1 लाख से कम वालों को देती है इनकम को और अर्बन में 1,60,000 वालों को लोन देती है। एनबीएफसी फैक्टर, ये थर्ड पार्टी फैक्टर्स होते हैं जिनका फैक्टरिंग सुना है बच्चों आपने, आप जब अपने डेटर से आप पैसे नहीं निकाल पाते तो आप एक एजेंट अपॉइंट करते हो, वो एजेंट क्या करता है, वो एजेंट आपके बिहाफ पे आपके डेटर से रिकवरी करता है, राइट, उसे बोला जाता है एनबीएफसी फैक्टर। मॉर्गेज गारंटी, जिस पे आप गिरवी रखोगे वो आपकी गारंटी देगी, सिंपल। और ये हाउसिंग होल्डिंग कंपनी, ये बेसिकली मिलती है आपको एक नया बैंक बनाने के लिए, यस बैंक्स वगैरह बनाने के लिए भी लोन लिया जाता है। तो दिस इज योर 4th चैप्टर जिसका नाम है क्या है, फाइनेंशियल सेक्टर, और यू कैन से दैट बेसिकली इकोनॉमी का फाइनेंस का पार्ट। देखिए इसमें मेनली कवर होते हैं, आपने पहले बैंक्स पढ़ने हैं बच्चों, मोस्ट इंपोर्टेंट बैंक्स हैं। बैंक्स में इनके टाइप्स, प्राइवेट, पब्लिक और आईडीबी डेवलपमेंट बैंक। सेकंड नंबर पे आप इंश्योरेंस पढ़ेंगे और थर्ड नंबर पे बच्चों आप पढ़ेंगे म्यूचुअल फंड। इसके अलावा कुछ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट हैं वो आपको आते ही होंगे, मेनली शेयर्स एंड डिबेंचर्स। शेयर्स में 2 तरीके के बच्चों, इक्विटी एंड प्रेफरेंस शेयर। इनके टाइप्स पढ़ लीजिएगा, टाइप में अभी नहीं बता रहा, मैं जस्ट आपसे बात कर रहा हूं क्या होता है। इक्विटी शेयर वो शेयर होते हैं, या पहले बोलना चाहिए प्रेफरेंस शेयर्स क्या होते हैं। शेयर्स होते हैं कंपनी कैपिटल को स्मॉल पार्ट होते हैं, वो शेयर्स होते हैं। प्रेफरेंस शेयर होते हैं जिनको प्रेफरेंस मिलती है, कंपनी कल को बंद होती है तो कंपनी की रीपेमेंट में, जो कि इंटरेस्ट की रीपेमेंट होगी या आपके डिविडेंड की रीपेमेंट होगी या पैसे की रीपेमेंट होगी, तो उनको प्रेफरेंस मिलेगी। ये प्रेफरेंस है, प्रेफरेंस को छोड़ के सारे इक्विटी है। प्रेफरेंस को देने के बाद बच्चों अगर कुछ पैसा बचेगा तो इक्विटी को दिया जाएगा, नहीं तो इक्विटी को कुछ भी नहीं दिया जाएगा। डिबेंचर होता है, डिबेंचर एक तरह की एक्नॉलेजमेंट ऑफ डेप्ट है, आपने कंपनी ने पब्लिक से लोन ले रखा है। डिबेंचर की खासियत ये होती है कि डिबेंचर में फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड मिलता है। यहाँ बच्चों इंटरेस्टिंग बात पढ़िए, डिबेंचर में फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड मिलता है और फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है। प्रेफरेंस शेयर पे फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड मिलता है, इक्विटी पे कुछ डिविडेंड नहीं होता। इक्विटी सबसे सीरियस रिस्की कंडीशन है, मगर इक्विटी का फायदा क्या है, इक्विटी का फायदा यह है कि इक्विटी आपकी वोटिंग में पार्टिसिपेट कर सकती है, राइट। फिर इनके डिफरेंस है, इनके टाइप्स हैं। सब्सक्राइब बच्चों याद कीजिए, एक होती है आपकी ऑथराइज शेयर कैपिटल, जो आपकी मेमोरेंडम में लिखी है, मैक्सिमम कैपिटल एक कंपनी इशू कर सकती है। ऑथराइज का पार्ट होता है इशूड, जितनी कंपनी ने इशू किया है। सब्सक्राइब, जितनी पब्लिक ने सब्सक्राइब किया, कितने की एप्लीकेशन आई है। सब्सक्राइब के अंदर कोल्ड अप, जितना आपने पैसा मंगाया है। फिर होती है पेड अप, पब्लिक ने कितना दिया है। और फिर होती है रिजर्व कैपिटल, रिजर्व कैपिटल होती है जो पैसा अभी मंगाया नहीं गया है। प्रेफरेंस में कई तरह के होते हैं, क्यूमुलेटिव, नॉन क्यूमुलेटिव, पार्टिसिपेटिंग, नॉन पार्टिसिपेटिंग, वो सारी चीजें, राइट। डिबेंचर जनरली सिक्योर्ड होते हैं, डिबेंचर जनरली अनसिक्योर्ड नहीं होते। तो दिस इज यूर बच्चों आपका बुक का 4th चैप्टर। अच्छे से देखिए, पढ़िए।
आपको क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले इसको बड़े अच्छे से दिमाग में लेकर जाएं। अगर फिर भी आपको डिटेल में जाना तो आप पहले वाले लेक्चर दोबारा देख सकते हैं, ये रिवीजन का लेक्चर है इसलिए थोड़ा फास्ट ट्रैक पे है, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, और इसके अलावा एब्रीविएशन जो नोटबुक में लिखी है प्लीज उनको पढ़ लीजिएगा बच्चों। दिस इज योर 4th चैप्टर इंडियन फाइनेंशियल मार्केट, राइट। तो बच्चों चैप्टर होता है यहाँ पर समाप्त। जय श्री राम।